और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद, सैलून में गोली मारकर की हत्या, 2 लोगों की गोली मारकर की हत्या। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हत्या की घटना। नजफगढ़ के सैलून में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो नजफगढ़ के सैलून का मामला बताया जा रहा है, जहां और सीसीटीवी कैमरे में हत्या की घटना कैद हो गई है। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां सैलून में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सैलून में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो नजफगढ़ के सैलून में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस दौरान जो है बदमाश के कारनामे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। तो दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद है। सैलून में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो दिल्ली के नजफगढ़ का मामला बताया जा रहा है, जहां सैलून में घुसकर बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और 2 लोगों की सैलून में घुसकर गोली मार दी गई है और उनकी हत्या कर दी गई है। पूरा मामला दिल्ली के नजफगढ़ का बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने सैलून में घुसकर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजित, क्या है पूरा विवाद और 2 लोगों की हत्या जो इस दौरान कर दी गई है? देखिए जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते शुक्रवार यानी कल का मामला है। दोपहर के समय जब कुछ संदिग्ध लोग जो है अचानक से एक सैलून में घुस जाते हैं और फिल्मी अंदाज में जो है गोलीबारी की जो घटना है उसको अंजाम देना शुरू कर देते हैं। ताबड़तोड़ जो गोली मारना शुरू कर देते हैं। उस दौरान वहां पर कुछ जो सैलून की दुकान है उसमें कुछ कस्टमर बैठे हुए थे जो कि अपना काम करा रहे थे और उन पर गोली चला दी जाती है, जिसमें 2 लोग घायल हो जाते हैं। कैसे उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मामला सामने आया है। हालांकि इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो बदमाश अंदर घुस के गोली मार रहे हैं। जो मृतक है उनकी जो पहचान है सोनू और आशीष के रूप में हुई है। फिलहाल जो पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार जो वारदात को अंजाम देने वाले थे वो कौन थे और किन कारणों से इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जिस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई है, बताया जा रहा है कि पुलिस को मौके से तकरीबन 4 से 5 खाली जो खोल है वो भी बरामद हुआ है और इसी सब चीजों को देखते हुए पुलिस जो है वो आपसी रंजिश के तहत मामले को देख रही है और उसी हिसाब से आगे की जो तफ्तीश है वो कर रही है। तो अभी देखना ये होगा कि हालांकि पूरा का पूरा मामला क्या भी स्पष्ट जो है वो सामने नहीं हो। जी, अपराधियों के इस तरह से हौसले बुलंद है, जो लगातार एक के बाद एक इस तरह के आए दिन जो है घटनाएं सामने आती रहती है। पुलिस प्रशासन की जो है कहाँ इस तरह की चूक हो रही है, क्योंकि अपराधी जो है डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो कहा जा सकता है, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बेखौफ अपराधियों का जो खौफ है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्यशैली पर न केवल सवाल खड़े कर रहा है बल्कि पुलिस को चुनौती देने का भी काम कर रहा है। हालांकि अगर मैं द्वारका जिले की बात करूं, क्योंकि जो नजफगढ़ का जो इलाका है वो द्वारका जिले में आता है और इससे पहले भी इस तरह के जो वारदात है यहाँ पर ऐसे आमतौर पर कई बार देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ये जिला है वो काफी संवेदनशील भी माना जाता रहा है और ऐसे में इस तरह का जो वारदात है सामने आना वो पुलिस की कार्यशैली पर जरूर सवाल खड़े कर रहा है, लिहाजा देखना लाजमी होगा। हालांकि पुलिस की जो कई टीमें हैं वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और देखना होगा कि आखिरकार पुलिस कब तक अपराधियों की गिरबान तक पहुंच पाती है। जी, अभी तक जो है एक भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जो भी इसमें आरोपी हैं। क्या लगता है कब तक पुलिस जो है अब आगे उन्हें हिरासत में ले सकती है?
और देखिए, जो अभी तक गिरफ्तारी की बात तो दूर है, जैसा मैंने कहा कि अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार जो ये वारदात है इसको अंजाम किसने और क्यों दिया है। जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसको जरूर कहा जा सकता है कि आपसी रंजिश के तहत पुलिस इस मामले को देख रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस भी अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं कर पा रही कि आखिरकार वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है। तो ऐसे में यह कह पाना शायद जल्दबाजी हुआ कि आखिरकार कब तक पुलिस जो अपराधियों की गिरफ्तारी तक पहुंच पाती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा जो मामला आया है फिल्मी अंदाज में, एक सैलून के अंदर घुसना, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चला देना, दो जो वहां लोग बैठे होते हैं उनको गोलियां लगना और कैसे उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां पर मृत उनको कर दिया गया, ये सारा जो जिस तरीके से हुआ वो फिल्मी अंदाज में हुआ। और अब पुलिस कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण मामले को देखते हुए इसमें लगी हुई है और पूरी जांच में तमाम एजेंसियां जो है अलग अलग टीमें लगाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए और कहीं ना कहीं जो अपराधियों तक पहुंच पाया जा सके। जी अजित, साफ तौर पर जो है वीडियो में देखा जा सकता है बदमाशों की पहचान की जा सकती है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया जो है वो इतनी धीमी क्यों है? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि पूरा का पूरा कानूनी प्रक्रिया है, फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, जो एफएसएल की टीम है वो अपने लेवल पर जांच कर रही है, पुलिस की अलग टीम है, क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची, तो तमाम जो एजेंसियां वो जांच में लगी हुई है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पुलिस को काम करना पड़ेगा और उसी के तहत फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी जोई। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं हल्द्वानी हिंसा पर बोले एसएसपी नैनीताल, हिंसा मामले में 19 के खिलाफ नामजद एफआईआर, 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट, आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की गई। एसएसपी की ओर से बयान सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उपद्रवियों की पहचान कर तलाश की जा रही है। तो 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट की गई है और जो भी इसमें अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, आरोपी हैं, उनकी पहचान की जा रही है, उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो शुरू है और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो हल्द्वानी हिंसा पर एसएसपी नैनीताल की ओर से बयान सामने आए हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित चौधरी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एसएसपी नैनीताल की ओर से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज की गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, अगर आज की बात करें हल्द्वानी में, तो आज भी हालात जो है हल्द्वानी के वो समान ऐसे नहीं है, क्योंकि बंदरपुरा क्षेत्र में यहाँ पर करीब 19 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और 5000 अज्ञात हमलावरों पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने की बात लगातार की जा रही है। और साफ तौर से अभी बंदरपुरा क्षेत्र में यहाँ पर पूरी तरीके से सील बंद किया गया है। हालांकि कर्फ्यू में कुछ छूट जरूर दी गई है, नैनीताल रोड में आवाजाही को खोल दिया गया है, लेकिन जो बंदरपुरा क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर सील किया गया है। अतिरिक्त सेना बल वहां पर तैनात है, सीआरपीएफ के जवान लगातार तैनात है, तो वहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर अब गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि रासुका लगाने की बात लगातार यहाँ पर की जा रही है और चलाने की बात की है, तो जो यहाँ पर गिरफ्तारी की जाएगी उन पर रासुका लगने जा रही है, ये ताजा अपडेट है। और साथ ही बंदरपुरा क्षेत्र में हालात सामान्य रहे उसको लेकर के लगातार निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो आला अधिकारी हैं नैनीताल जिले के वो लगातार पहुंचे हुए वहां पर हल्द्वानी में नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो इसकी अपडेट है वो कहीं ना कहीं इसकी पुष्टता में लगातार ले रहे हैं। जी, क्या इंटरनेट सेवा अभी बंद है और कर्फ्यू जो है कहीं ना कहीं उसमें आपने बताया जैसे कि छूट मिल गई है और इससे लोगों को भी जो है काफी मुश्किलें होती है, और पुलिस फोर्स की अगर बात कर ले वहां किस तरीके से जो है तैनाती है? देखिए, पुलिस फोर्स की बात करें तो सीआरपीएफ के जवान वहां पर लगातार तैनात है, पहला मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है, साथ ही अतिरिक्त पुलिस यहाँ पर सुरक्षा कर्मी पुलिस के वो लगाए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो बंदरपुरा क्षेत्र को पूरी तरीके से नजरबंद किया गया है, जिसको अभी वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि शूट एंड साइड के ऑर्डर जो है अभी बंदरपुरा में लगातार बने हुए हैं, दिए गए हैं। और साथ ही बात की जाए अगर यहाँ पर कर्फ्यू को लेकर के तो कुछ राहत जरूर मिली है, क्योंकि जो नैनीताल रोड है जो बंदरपुरा से इधर का एरिया है उस पर यहाँ पर जरूर दी गई आवाजाही के लिए, लेकिन बंदरपुरा में किसी भी तरीके से कोई छूट नहीं है। लोग अपने घर से बाहर झांकने तक की यहाँ पर मनाही की गई, तो साफ तौर से बंदरपुरा को सीलबंद किया गया है, लेकिन हालात शहर के कुछ सुधरे उसको लेकर के आवाजाही कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर शुरू कर दी गई है।
जी अमित, बीते दिनों हमने देखा था कि डीजीपी की ओर से बयान सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो है हालात को काबू में किया जा सकता है। तो क्या पहले के मुकाबले अभी नियंत्रण में है या फिर अभी भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, क्योंकि बनरपुरा क्षेत्र में यहाँ पर पूरी तरीके से सीलबंद करने जा रहे हैं इसके बाद से, और क्योंकि यहाँ पर जब नामजद रिपोर्ट यहाँ पर 19 लोगों के खिलाफ की गई है, तो बनरपुरा क्षेत्र में यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अराजकता का माहौल बनरपुरा क्षेत्र में बना था, और साथ ही यहाँ पर जो पेट्रोल पंप जिन युवकों ने बनाए थे उनकी भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। तो बनरपुरा में बात की जाए तो सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से पूरा चाक चौबंद उस वक्त क्या है कि हालात क्योंकि कुछ सुधरे जरूर है, लेकिन बनरपुरा में यहाँ पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार से वहाँ पर कोई ढिलाई बरतने की यहाँ पर अनुमति नहीं है किसी को भी। और हालांकि उसके हल्द्वानी शहर की बात करें, कुछ एरियो में जरूर ढील दी गई है और यहाँ पर जो आवाजाही है वो जरूर कुछ शुरुआत की गई, लेकिन बनरपुरा एरिया और जो दूसरा तरफ जो कुछ एरिया है उनको अभी तक नजर में रखा गया। जी, अभी तक अगर हम बात करें आरोपियों की तो कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है मामले में? देखिए, 19 लोगों के खिलाफ यहाँ पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और अभी करीब 9 लोग जो है गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। साथ ही क्योंकि 5000 अज्ञात के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा, तो लगातार पुलिस चिन्हित करने की बात लगातार कर रही है। और जो वीडियो फुटेज जो पुलिस के सामने आ रहे हैं उसमें किन तरह से यहाँ पर जो पद्धति थे वो अगर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है। और साथ ही गिरफ्तारी की जो यहाँ पर कार्रवाई है वो अब कहीं ना कहीं लगातार शुरू कर दी गई है। नामजद रिपोर्ट यहाँ पर जरूर लोगों के खिलाफ हुई है, लेकिन गिरफ्तारी यहाँ पर अब लगातार बढ़ा दी जाएगी, ये कहना है पुलिस अधिकारियों का। और जैसे जैसे यहाँ पर पहचान होगी वैसे वैसे उनके नाम खुलते जाएंगे। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर प्रयागराज से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रयागराज के बीजेपी पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पुतला फूंकने वाले भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर विवादित बयान दिया है और वह पिछड़े वर्ग के साथ ही देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान है। बढ़ते आगे, खबर मिर्जापुर से है, जहां नहर में एक बुजुर्ग की लाश जो है वो तैरते हुए मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जो है पक्के पोखरा के पास नहर में एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ मिला। वहीं नहर के पास के लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति बीती रात ही कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं महोबा के पनवाड़ी थाना कस्बा में बीते 25 जनवरी की शाम शराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट और हत्या के मामले में शुक्रवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को धर दबोचा। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और वहीं लखनऊ के थाना मीनाबाद में शादी समारोह जंग का मैदान बन गया। बता दें कि शादी में शामिल युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। बता दें आपस में कहासुनी के बाद शादी का माहौल खराब कर दिया और दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना से शादी के माहौल में अफरा तफरी मच गई। वहीं मारपीट के दौरान जमकर कुर्सियां भी चलाई और कई लोगों के सिर पर चोटें भी आई है। हालांकि बीच बचाव में आए महिलाओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक सवार बहन के यहां भागवत के भंडारे में गए थे, जहां घर वापस जाते समय बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए।
और वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद जौनपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, जिसके बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने देर रात तक पैदल मार्च किया और जन संवाद किया। साथ ही धर्मगुरुओं से संवाद कर शांति बनाए रखने की अपील भी की। साथ ही शहर में आम जन से भी बातचीत की। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, कहीं कोई अफवाह फैलाए तो तत्काल ही पुलिस को इसकी सूचना दे। साथ ही आगे कहा कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि यदि कोई आप लोगों की कोई भी समस्या है तो उसे साझा करे, पुलिस उसे अपने स्तर से निस्तारण करेगी। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में आज जनपद जौनपुर में सेक्टर स्कीम के अंतर्गत जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के उपरांत संपूर्ण जनपद में स्वयं पुलिस अधीक्षक जौनपुर एवं सभी राजपत्रित अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारियों के द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ महत्वपूर्ण एवं मिश्रित आबादी वाले स्थानों, बाजारों, कस्बों इत्यादि में व्यापक गश्त एवं पेट्रोलिंग की गई, फुट पेट्रोलिंग की गई और समाज के विभिन्न समूहों और लोगों से जनसंपर्क किया गया, संवाद किया गया, बातें की गई, उनकी समस्याओं को जाना गया और उनके अंदर विश्वास एवं सुरक्षा की भावना को मजबूत किया गया और अपील की गई कि प्रत्येक दशा में पुलिस, जनपद पुलिस उनके सहयोग और सुरक्षा के लिए उनके साथ है। जालौन के चुरकी थाना क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां रामलीला के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। बता दें कि रामलीला के मंच पर बार बालाएं जमकर अश्लील ठुमके लगाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही बार बालाओं ने फिल्मी गानों पर अश्लील डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये जालौन का मामला बताया जा रहा है, जहां बार बालाओं ने फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए और आस्था से खिलवाड़ जो है बताया जा रहा है, जहां रामलीला के दौरान जो है इस तरह के डांस देखने को मिले। तो रामलला के नाम पर जो है यहाँ अश्लील डांस जो है दिखाई दे रहा है और इसका वीडियो भी सामने आया है। और वहीं झारखंड में ईडी की जांच के तार अब हेमंत सोरेन के करीबियों तक पहुंच चुके हैं, जिसके तहत पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू की व्हाट्सएप चैट कॉपी मामले में ईडी सवाल पूछ सकती है, जिसको लेकर जानकारी है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में कथित तौर पर लेन देन से लेकर कई तरह के जिक्र भी सामने आया है, जिसके बाद शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी की जांच की आंच अब हेमंत के करीबियों तक पहुंचने लगी है, जिसमें पहला नाम है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे हैं। आपको बता दें कि पिंटू के मोबाइल फोन से हुए व्हाट्सएप चैट की कॉपी मामले में ईडी उससे सवाल पूछ सकती है। पिंटू के मोबाइल से हुए व्हाट्सएप चैटिंग की कॉपी की जांच के लिए ईडी ने उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया है। मामले में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों ने पिछले दिनों समन जारी करके उन्हें ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा था। राज्य में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए ईडी ने 3 जनवरी को पिंटू के आवास पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने उनके आवास से डिजिटल डॉक्यूमेंट सहित कई दस्तावेज जब्त किए थे। दूसरी ओर आर्किटेक्ट विनोद सिंह शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के एयरपोर्ट स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारी विनोद सिंह से पूछताछ जारी है। विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट से ईडी को कई जानकारियां भी मिली है। वहीं बीजेपी हेमंत सोरेन पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगा रही है। हेमंत सोरेन के आवास से जो BMW कार मिली थी, बीजेपी उस घटना को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले 300 करोड़ कैश से जोड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के
आवाज से जो BMW बरामद हुआ था उसके तार सीधे तौर पर धन कुबेर कांग्रेस के सांसद धीरज साहू, जिनके घर से 350 करोड़ रुपया कैश आईटी ने बरामद किया, उनसे जुड़े हुए बताए जाते हैं। और इस खबर के आने के 24 घंटे के बाद भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से खामोश है। हम तो भाई जानना चाहेंगे इन दोनों दलों से कि धीरज साहू और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में रिश्ता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है। भाई हमें तो लगता है कि इनके बीच में इतनी प्रगाढ़ता थी, तभी तो धीरज साहू ने अपने पते पे रजिस्टर्ड जो BMW है उसको हेमंत सोरेन के गैराज में लगा कर रखा था। तो हम तो ये भी जानना चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि क्या जो धीरज साहू के यहाँ जो पैसा 350 करोड़ नकद बरामद हुआ, क्या उसमें भी एक बड़ा हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने चैट्स का प्रिंट आउट निकाला है, जिसमें अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में कथित तौर पर लेन देन से लेकर कई तरह के जिक्र हैं। विनोद सिंह के ठिकानों पर ईडी ने जनवरी के महीने की शुरुआत में छापेमारी कर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई दस्तावेज भी जब्त किए थे। विनोद सिंह ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मोटी रकम के ऑफर वाले मैसेज भेजे थे। व्हाट्सएप पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड सहित कई तरह के दस्तावेज भी शेयर किए गए हैं। ईडी ने चैट्स को अदालत में बीते बुधवार को पेश किया था। इस पूरी कार्रवाई के बाद साफ है कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इस पूरे मामले में बीजेपी भी जेएमएम को बख्शने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।